जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा नहीं, उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का वन शॉट करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को जान लेना चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, नहीं कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले इस चैप्टर में। सबसे पहले टॉपिक है आप लोग का नियंत्रण और समन्वय के बारे में, तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसी में आप लोग का होगा जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद पादप में समन्वय नियंत्रण पढ़ना होगा हम लोग को। उसके बाद ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों के बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में पढ़ना है, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ना है, प्रतिवर्ती चाप के बारे में पढ़ना है। इसी के साथ आज पूरा मजेदार टॉपिक होने वाला है, तो रुके रहिए वीडियो के अंत तक। और आज के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्लियर होने वाला है। इसी के साथ चलिए तुरंत अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए नियंत्रण एवं समन्वय की, तो नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है। तो ये मनुष्य क्या फिर पादप के आंतरिक जीवन में होने वाले, फिर उनके शरीर के अंदर होने वाले कुछ घटनाओं के बारे में समझेंगे। आखिर हम लोग बोल रहे हैं तो कैसे बोल पा रहे हैं, चल रहे हैं तो कैसे चल पा रहे हैं, फिर हम कुछ लिख पा रहे हैं तो कैसे लिख पा रहे हैं। इसमें सबसे जो मेन रोल अदा करता है आप लोग का ब्रेन और मेरुरज्जु करता है, उसी के बारे में पढ़ना है हम लोग को। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण का मतलब तो आप लोग कंट्रोल का बहुत अच्छे से जानते होंगे। बाहरी और आंतरिक कीवर्ड कुछ लिखेंगे, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग को आज खत्म करना है, बहुत कम समय में, बहुत बड़ा चैप्टर है। बाहरी और आंतरिक ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा हमारे बोलने पर ध्यान दीजिएगा, लिखने पर कम ध्यान दीजिएगा। आंतरिक और बाहरी वातावरण में तालमेल बिठाना या उसके अकॉर्डिंग ढल जाना ही क्या कहलाएगा, नियंत्रण कहलाएगा। नियंत्रण कहलाएगा, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्या क्या सुना आप लोगों ने, बाहरी और आंतरिक वातावरण में तालमेल बिठाने क्या कहलाएगा, नियंत्रण कहलाएगा। समन्वय क्या कहलाएगा, तो समन्वय आप लोग को जाना पहचाना नाम है, तो समन्वय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जिस प्रक्रिया के द्वारा बाहरी और आंतरिक वातावरण में तालमेल बिठाएंगे वही क्या कहलाएगा, समन्वय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समन्वय कहलाएगा। देखिए, अगर इसकी बात की जाए, अगर एक नंबर में आप लोग का बने होम्योस्टेटिस किसे कहते हैं, तो होम्योस्टेटिस इसी समन्वय की घटना को कहते हैं कि इस समन्वय को होम्योस्टेटिस भी कहा जाता है। क्या सुना आप लोगों ने, होम्योस्टेटिस कह रहे हैं हम। कीवर्ड केवल लिखेंगे, आप लोग समझते चलिएगा, ज्यादा लिखेंगे नहीं, ज्यादा बोलेंगे तो केवल आप लोग बोलने पर जाइएगा। होम्योस्टेटिस नाम सुना आप लोगों ने, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए एक नंबर का होम्योस्टेटिस किसे कहते हैं, तो वही समन्वय की जो घटना होगी वही क्या कहलाएगी, होम्योस्टेटिस। यानी कि बाहरी और आंतरिक वातावरण में ताल बिठाना क्या कहलाएगा, नियंत्रण कहलाएगा। समझ में आ गया। या फिर कह सकते हैं बाहरी और आंतरिक वातावरण के बीच संतुलन बनाना नियंत्रण कहलाएगा। और जिस प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रण होगा भाई साहब, वही समन्वय कहलाएगा। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, होम्योस्टेटिस। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे थोड़ा सा देख लिया जाए, आगे क्या है, जंतुओं में समन्वय आप देख लिया जाए। ये तो समन्वय और नियंत्रण की बात हो रही थी, अब जंतुओं में समन्वय किसमें जी, जंतुओं में समन्वय। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकी में सबसे हम लोग पहले बांट लेते हैं, एक कोशिकी और बहुकोशिकी, एक कोशिकी और बहुकोशिकी, बहुकोशिकी, बहुकोशिकी यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसमें क्या आएगा, मोस्टली अमीबा आता है, बहुत अच्छा उदाहरण है अमीबा, इसलिए अमीबा के उदाहरण पर हम लोग समझने वाले हैं। आप लोग को बड़े अच्छे से पता होगा भाई साहब कि अमीबा में तंत्रिका तंत्र तो होगा नहीं, केवल एक प्रकार की, यानी कि एक ही कोशिका होगी इसमें, तो तंत्रिका तंत्र होगा उसमें, तंत्रिका कोशिका ही नहीं होगा तो तंत्रिका तंत्र कहां से होगा। इसलिए इसमें भी नियंत्रण होता है, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि इसमें नियंत्रण नहीं होता है, इसमें भी नियंत्रण होता है, इसमें भी समन्वय होता है। तो किसके जरिए होता है इसमें नियंत्रण एवं समन्वय, तो आप लोग अभी जानेंगे कि एक होता है रसायन समन्वय, एक होता है रसायन समन्वय, और एक होता है तंत्रिकी समन्वय। तंत्रिकी समन्वय क्या सुना आप लोगों ने, तंत्रिकी समन्वय और रसायन समन्वय। तो तंत्रिकी समन्वय तो इनमें पॉसिबल है, ये नहीं है, पॉसिबल तो है नहीं, तो क्या पॉसिबल है इसमें, रसायन समन्वय। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अमीबा कैसा समन्वय करता है, तो रासायनिक समन्वय करता है। और जो बहुकोशिकी में जैसे हम लोग आते हैं, जीव आते हैं, जंतु आते हैं, मतलब बड़े बड़े उच्च कशेर की प्राणी जो होते हैं, उनमें भाई साहब तंत्रिकी समन्वय भी होता है और रासायनिक समन्वय भी होता है। क्या सुना आप लोगों ने, दोनों समन्वय कैसे हो सकता है, तो हार्मोन्स का नाम सुनेंगे आप लोग,
हार्मोन्स में आ जाएगा आप लोग का रासायनिक समन्वय, और तंत्रिकी समन्वय में जैसे आपका ब्रेन हो गया, मेरुरज्जु हो गया, वो कहलाएगा तंत्रिकी समन्वय। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एक चीज आप लोग को बता दें, स्वीकृतात्मक समन्वय क्या होता है और अनुक्रिया पहले समझ लीजिए। अनुक्रिया क्या होता है और क्रिया क्या होता है। क्रिया समझ लीजिए थोड़ा सा, क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक आप लोग उसको सुनने को मिलेगा। क्रिया और अनुक्रिया, एक्शन और रिएक्शन अंत तक आप लोग को सुनने को मिलेगा। तो क्रिया क्या होगा, किसी बाहरी वातावरण से आप लोग प्राप्त करके उसके प्रति जो क्रिया होगी वही क्या कहलाएगी, क्रिया। और उस क्रिया के प्रति आप कैसा व्यवहार करते हो वह अनुक्रिया कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे, आपसे कोई कहा कि चले जाओ बाजार आज, तो आप उसके प्रति अनुक्रिया देंगे। आपको संवेदी अंगों ने क्या किया, आपको क्रिया दिया, बाजार जाने का क्रिया दिया। अब बाजार आप कैसे जाओगे, क्या करोगे, उसके प्रति आपकी क्या अनुक्रिया है, आप जाओगे कि नहीं जाओगे, अनुक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो अब इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये क्रिया और अनुक्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक कोशिकीय जीवों में आप लोग देखते होंगे कभी कभी आप लोग किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, जैसे भोजन, भोजन देखो तो चले जाते हैं उसके प्रति खींचते खींचते, क्या कहलाता है, स्वीकृतात्मक, स्वीकृतात्मक, स्वीकृतात्मक क्रिया, या फिर क्या कह सकते हैं, तो आकर्षण क्रिया कह सकते हैं। और एक होगा प्रतिकर्षण क्रिया, प्रतिकर्षण या नकारात्मक। ठीक, अगर आप लोग ताप, जैसे हो गया ताप, कहीं आग लग गया भाई साहब, तो आप उसे दूर भगेंगे कि नहीं भगेंगे। मान लीजिए आपका हाथ आग में चला तो आप उसे दूर भगोगे, तो यह कहलाएगा नकारात्मक या फिर प्रतिकर्षण क्रिया या फिर अनुक्रिया। और स्वीकृतात्मक क्या कहलाएगा, भोजन को देखो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। यानी कि सिंपल सा बात है, जब कोई चीज आएगा तो स्वीकृतात्मक, और जब दूर जाएगा तो नकारात्मक या फिर प्रतिकर्षण। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक हमको देखना पड़ता है, टॉपिक बहुत लेंदी होता है, तो टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको इरेज करते हैं, बहुकोशिकीय। और अरे बहुकोशिकीय और एक कोशिकी तो आप लोग को अच्छे से पता ही होगा। अगर पता है तो बहुकोशिकीय और एक कोशिकी के बारे में जल्दी से कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि दोनों में अंतर क्या होता है, मेजर डिफरेंट क्या होता है। क्योंकि देखिए 9th का बेसिक है ये कोशिकी और बहुकोशिकी। क्लास 9th अगर आप लोग पास आउट करके 10th में आए हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से बताया गया होगा कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। 10th में भी तो इसका सिलेबस है, 10th से शुरू से ही समझना आप लोग को स्टार्ट हो जाएगा कि एक कोशिकी क्या है, बहुकोशिकी। ये सब बेसिक चीजें आप लोग को, बेसिक चीजें तो क्लियर होंगी, इसलिए कमेंट में जल्दी से बताइए कोशिकी और बहुकोशिकी क्या होते हैं। अगला टॉपिक हो बहुकोशिकीय जंतुओं में समन्वय। एक कोशिकीय जंतुओं में समन्वय तो हम लोगों ने देखा, एक कोशिकीय जंतुओं में समन्वय क्या क्या देखा कि एक कोशिकीय समन्वय अपना रासायनिक समन्वय करते हैं, और यह दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं इनमें, एक आकर्षित या फिर सकारात्मक और एक नकारात्मक। इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मन में बिठाए रहेंगे तो अच्छी बात है। अब बहुकोशिकीय में देख लिया जाए, बहुकोशिकीय में देख लिया जाए, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय डायरेक्ट लिखते हैं मल्टी सेलुलर। इंग्लिश में लिखना बायोलॉजी आसान है, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। इसके बारे में आप लोग हम समन्वय देखने वाले हैं कि इसके बारे में समन्वय क्या होगा। कायिक तंत्र यानी कि कह सकते हैं मल्टी सेलुलर में समन्वय भी दो प्रकार से होगा भाई साहब, एक होगा कायिक समन्वय कह सकते हैं, और एक होगा तंत्रिकी समन्वय। तंत्रिकी समन्वय, तंत्रिकी समन्वय तो आप लोग को पता ही है। और कायिक समन्वय क्या होता है, तो रासायनिक समन्वय इसको भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोग के बुक में लिखा है कायिक तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं में तंत्रिका द्वारा ही मिला जुला के है। तंत्रिकी समन्वय आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि तंत्रिका तंत्र द्वारा किसी मानव में या फिर किसी प्रजाति बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय या तालमेल बिठाने की घटना जो होगी वह तंत्रिकी समन्वय कहलाती है। तो तंत्रिकी समन्वय के बारे में और देख लेते हैं। रसायन समन्वय आप लोग को तो अच्छे से पता है, रसायन समन्वय यानी कि जो हम लोग की क्या ग्रंथियां काम करेंगी, जो हार्मोन्स निकालेंगी, उससे जो समन्वय होगा वह क्या कहलाएगा, रासायनिक समन्वय कहलाएगा। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो ग्राही अंग रिसेप्टर्स दे दिया है, डायरेक्ट रिसेप्टर्स दे दिया। रिसेप्टर्स के बारे में पहले जान लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिसेप्टर्स। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, अभी ज्यादा कुछ हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, बहुत कम ही पढ़ा अभी हम लोगों ने। रिसेप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक, रिसेप्टर्स को जान लेते हैं। रिसेप्टर्स आप लोगों ने बचपन से क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे रिसेप्टर्स के बारे में, ग्राही अंगों के बारे में, ग्राही अंगों के बारे में बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो ग्राही अंग कह सकते हैं या फिर क्या, ज्ञानेंद्रियां हमारी कितनी होती हैं, 5 होती हैं। कितनी होती हैं, 5 होती हैं। कान, नाक, जीभ, त्वचा, और एक बताइए जल्दी से,
कान, नाक, सीप, त्वचा और एक आंख। ठीक, इसको क्या कहते हैं? ध्वनिग्राही हो गया, ध्वनिग्राही हो गया। और उसको नाक घूर्णनग्राही हो गया, जीभ स्वादग्राही हो गया, त्वचा स्पर्शग्राही हो गया, आंख क्या हो गया आप लोग का? प्रकाशग्राही हो गया। यानी कि सबका अलग अलग कार्य होता है। तो कान क्या करता है? कान सुनने के काम में आता है। नाक क्या करता है? नाक सूंघने के काम में आता है। जीभ स्वाद को बताता है, त्वचा गर्म या ठंडा बताता है। और आंख क्या करते हैं? आंख देखने का काम करते हैं। त्वचा को और एक बार देखेंगे तो त्वचा क्या करेगा? आप लोग का स्पर्श कैसे करेंगे, क्या आप फील करके टच करके जान जाएंगे? सब चीजों को कौन बताता है? तो त्वचा ही बताता है। यानी कि जितना स्पर्श से लेकर काम होगा सब त्वचा ही करेगा। चलिए ठीक है, ये आई थिंक क्लियर हो गया। अब इसके बारे में डायरेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। देखिए ये सब जानते हैं, ये सब नॉर्मल टॉपिक्स है। जो अभी तक चल रहा था ये सब नॉर्मल टॉपिक्स था, लेकिन सब इंपॉर्टेंट आप कौन सी आने वाले हैं, यही से अब आप लोग का पूरा स्टार्ट होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तंत्रिका तंत्र समझिए। तंत्रिका तंत्र क्या होगा? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में क्या पाए जाएंगे? तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाएंगी। तंत्रिका कोशिका एक प्रकार की क्या है? ये भी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या फिर इसको कह सकते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स समझ में आ गया? तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन्स। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर पूछता है आप लोगों से कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इसका स्ट्रक्चर बताना। या फिर उसके बारे में बोल देगा 4 नंबर 5 नंबर में आएगा तो कहेगा भाई साहब इसका स्ट्रक्चर बना के इसका वर्णन कर दीजिए। वर्णन करना, अगर हम लोग इसके बारे में जान ले तो वर्णन करना आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका बना ही लेते हैं क्या? स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर क्लियर तो सब क्लियर। अगर हम लोग का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाना काफी आसान है इसका। ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद ऐसे निकाल दो। ऐसे निकालने के बाद यहाँ पर आएगा, आप लोग कैसे मिला दो, ऐसे ऐसे। इसको अब भाई साहब क्या करना पड़ेगा हम लोग को? क्या प्रवर्ध बना दीजिए, प्रवर्ध बना दीजिए। प्रवर्ध ऐसे बनाएंगे। प्रवर्ध बना लीजिए। बस हम केवल समझा रहे हैं आप लोग को, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा आप लोग का केंद्रक आवरण बना लेते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा। इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। इसमें भी ऐसे होगा इसी प्रकार, जो निकले रहेंगे प्रवर्ध नीचे। चलिए ठीक है, लोग ट्राई कीजिएगा अच्छा बेस्ट बनाने का। हम तो ऐसे जल्दबाजी में बना रहे हैं तो ज़्यादा ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? कण पाए जाएंगे छोटे छोटे। देखिए जो अंत में ऐसे ऐसे निकले रहेंगे छोटे छोटे प्रवर्ध, छोटे छोटे प्रवर्ध, छोटे छोटे प्रवर्ध निकले होंगे, उनको कहिएगा आप लोग डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स डेंड्रॉइड्स इसको कहते हैं डेंड्रॉइड्स या द्रुमिकांश। द्रुमिकांश द्रुमिकांश या द्रुमिकाएं कह सकते हैं। ठीक, देखिए यहां पर पाए जाते हैं डेंड्रॉन। डेंड्रॉन यही मतलब इसका जो ये वाला है डेंड्रॉइड्स हो गया पतला वाला, ये वाला जो कहलाएगा या कहलाएगा क्या चीज? तो जो मोटा है थोड़ा सा कहलाएगा डेंड्रॉइड, डेंड्रॉन। द्रुमिका, द्रुमिका कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो एक केंद्रक है, सबका केंद्रक होता है, इसको कह सकते हैं केंद्रक कह लीजिए। अभी एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। जो छोटे छोटे कण पा रहे हैं इसको कहा जाता है निसल्स कण। निसल कण, निसल कण। ठीक है, ये इस पे पाया जाता है माइलिन शीथ का आवरण। इसके अंदर भी छोटा छोटा ऐसे होता है, वल का अलग अलग केंद्रक होता है। यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लीजिए इसके स्ट्रक्चर को और इसके बारे में बताना है थोड़ा थोड़ा। इसमें पाया जाता है माइलिन शीथ का आवरण। ठीक है,
इसके बीच में होता है रेनवियर का नोड, रेनवियर का नोड, रेनवियर का नोड डैर है जी, रेनवियर का नोड हो गया। ठीक है, इसको जो है पूरा है मोटा सा दिख रहा है आप लोग को, यहां से यहां तक आया है, इसको कहा जाता है एक्सॉन, इसको कहा जाता है एक्सॉन। ठीक है, ये जो पार्ट है इतना, इसको कहा जाता है एक्सॉन का अंतिम सिरा, एक्सॉन का अंतिम सिरा, अंतिम ही तो है, लास्ट वाला तो अंतिम सिरा कहलाएगा। ठीक है, ये सब वही फिर आ गए, ये जो आप लोग को दिख रहा है, जो दिख रहा है छोटा छोटा प्रवर्ध, इसको कहते हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं आप लोग की घुंटियां छोटी छोटी जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, घुंडियां कह सकते हैं, घुंडियां। ठीक है, घुंडियां पाई जाती हैं, इतना लिख देंगे काफी बेस्ट है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर समझ लेते हैं आप छोटा छोटा इसकी मतलब क्या होगा, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो डेंड्रॉइड क्या करता है भाई, तो ये मैसेजेस को क्या करेगा, मैसेज को क्या करेगा जी, शुरू शुरू में तो मैसेज को रिसीव करेगा ना, ग्राही अंगों से मैसेज को रिसीव करने का कार्य कौन करता है, तो यही ऊपर वाले डेंड्रॉइड्स करते हैं। डेंड्रॉइड सिंपल सा किसको मैसेज देते हैं, डेंड्रॉन को। डेंड्रॉन इसका थोड़ा सा विकसित भाग होता है, डेंड्रॉइड्स का डेंड्रॉन थोड़ा सा विकसित होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पतले पतले प्रवर्ध होते हैं, तो यह क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र में मैसेज को रिसीव जो प्रवर्ध करते हैं उन्हें डेंड्रॉइड्स कहते हैं, और डेंड्रॉइड्स का जो थोड़ा सा विकसित भाग होगा, जिससे थोड़ा सा मोटा मोटा होगा, मोटा तगड़ा होगा, वह क्या कहलाएगा, डेंड्रॉन कहलाएगा, द्रुमिका कहलाएगा। ये भी क्लियर हो गया, आप लोग आसान भाषा में एकदम लिख सकते हैं। केंद्रक के बारे में तो बताना ही नहीं है, केंद्रक के बारे में बताना ही नहीं है, पूरे केंद्रक को नियंत्रित है, पूरे तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण कौन करता है, तो वह केंद्रक कहलाता है। ठीक है, और इसके देखिए ये जो है पार्ट, इसको पूरे को कहा जाता है कोशिका काय। क्या कहा जाएगा, कोशिका काय, कोशिका काय, कोशिका का शरीर ही तो है, कोशिका काय इसको कहा जाता है ना, पूरा जो पार्ट है कोशिका काय कहलाता है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, यही क्या कहलाते हैं, निशल्स कण कहलाते हैं, यानी कि कोशिका काय में बिखरे हुए कण क्या कहलाएंगे, निशल्स कण कहलाएंगे। कोशिका काय यानी कि कोशिका को आकार जो देती है उसे क्या कहते हैं, कोशिका काय कहते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। माइलिन शीथ क्या कह सकते हैं, और इसके ऊपर अगर बात की जाए तो इन छोटे छोटे जो उभार संरचना है, जो तंत्रिका तंत्र के एक्सॉन पर उभार संरचना पाई जाती है, उसका जो आवरण होता है वह माइलिन शीथ कहलाता है, फिर माइलिन शीथ का आवरण होता है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को फंसा सकता है कि ये जो उभार वाली संरचना है, अगर इसका आवरण पूछेगा तो माइलिन शीथ, लेकिन अगर पूरे एक्सॉन की आवरण पे पूछे तो क्या बताएंगे, तो न्यूरिलेमा बताइएगा। पूरे अगर पूरे पूछा जाए तो न्यूरिलेमा, किसका आवरण होता है, न्यूरिलेमा का आवरण होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अगर पूछे एक्सॉन के उभार संरचना पर किसका आवरण होता है, तो माइलिन शीथ का आवरण होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन फंसाया, बोल दिया पूरे एक्सॉन पर किसका आवरण होता है, तो न्यूरिलेमा का आवरण होता है। इस बात को दिलो दिमाग में बिठा लीजिए, माइलिन शीथ और न्यूरिलेमा में अंतर। उसके बाद क्या हो रहा, उभार संरचना, एक्सॉन की उभार संरचना के बीच में क्या पाई जाती है, तो जो खाली स्थान पाई जाती है, जो रिक्त स्थान पाई जाती है, वही रेनवियर का नोड कहलाता है। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अच्छा, एक्सॉन को बताने का तरीका क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे सभी डेंड्रॉइड्स हैं, सभी द्रुमिका हैं, उसी प्रकार एक्सॉन भी तो है, क्या उसी प्रकार एक्सॉन भी तो है, लेकिन क्या हो गया है, थोड़ा सा मोटा हो गया है। क्या हो गया, थोड़ा सा मोटा और लंबा हो गया है, यानी कि वे डेंड्रॉन जो लंबे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा विकसित हो जाते हैं, वही एक्सॉन कहलाने लगते हैं। क्या, वही एक्सॉन कहलाने लगते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये अंतिम सिरा है, अंतिम सिरा है किसका, एक्सॉन का। तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। डेंड्रॉन के बारे में बता दीजिए, डेंड्रॉइड्स के बारे में बता दीजिए, एक्सॉन के बारे में बता दीजिए, कोशिका काय के और न्यूरिलेमा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, संस्करण के भी जरूरत नहीं है। बस 3-4 जो मेजर है, कोशिका काय, डेंड्रॉइड्स, डेंड्रॉन, उसके बाद केंद्रक, एक्सॉन, इतना लिख देंगे, नंबर नहीं कटने वाला। लेकिन जितना लिखे हम ही तो बहुत ज्यादा हो गया। खैर, अगर हो पाता है तो इतना भी लिख कर आइएगा, अगर नहीं हो पाता है तो डेंड्रॉन, डेंड्रॉइड्स, एक्सॉन और कोशिका काय, केंद्रक लिख देंगे तो नंबर नहीं कटने वाला है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर मैसेजेस को फैला दिया जाता है, मैसेजेस को छोड़ दिया जाता है। देखिए, इसका जो पार्ट है, यानी कि जो पार्ट प्रवर्ध निकले हुए हैं,
ये जो प्रवर्ध निकले हुए हैं, सिनेप्स जो निकले हुए हैं, इसको कहा जाता है सिनेप्स। ध्यान दीजिए, इसको कहा जाता है सिनेप्स। सिनेप्स, एक कोशिका का सिनेप्स डेंड्राइट्स से जुड़ा होता है, यानी कि ध्रुविकाओं से जुड़ा होता है। मान लीजिए क्या, यहाँ का जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, डेंड्राइट्स है, ठीक। और नीचे क्या है हम लोग का भाई, ये भी डेंड्राइट्स है, और ये क्या है भाई साहब, तो ये क्या कह सकते हैं आप, मान लीजिए देखिए ये डेंड्राइट्स है और ये एक्सॉन, तो एक एक्सॉन एक डेंड्राइट से जुड़ा होगा। ऊपर वाले का जो डेंड्राइट्स होगा और नीचे वाले का जो एक्सॉन होगा, सिनेप्स होगा, सिनेप्स डेंड्राइट से जुड़ा है। मान लीजिए क्या है, मान लीजिए क्या है भाई साहब, ये है आप लोग का सिनेप्स, और ये क्या है ऊपर वाला भाग डेंड्राइट। दोनों इस प्रकार जुड़े होते हैं, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका का सिनेप्स और डेंड्राइट्स मिलकर के क्या बनाएंगे, संयोजन बनाएंगे, जिससे आवेग नियंत्रण चलता रहता है। आवेग नियंत्रित मतलब जाते जाते पहुंचते पहुंचते कहां तक पहुंच जाता है, आपके ब्रेन तक, या फिर क्या कह सकते हैं मेरुरज्जु तक। उसको देखिए, ब्रेन और मेरुरज्जु को डायरेक्ट मॉड्यूलस कह सकते हैं आप लोग, समन्वय केंद्र। तो अगर मैं समन्वय केंद्र बोलूंगा तो आप लोग तुरंत समझिए किसकी बात हो रही है, या तो ब्रेन की बात हो रही है या तो मेरुरज्जु की बात हो रही है। इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे की पार्ट्स क्या है हम लोग के, तो आगे के पार्ट्स को समझेंगे। इसको इरेज कर दें। आगे के पार्ट्स क्या हो सकते हैं, लगाइए, दिमाग लगाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ होगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम लोग का है समझना, तो हम लोग को खत्म हो गया। चलिए अब तंत्रिका के प्रकार समझ लेते हैं। तंत्रिका कोशिका के प्रकार, अगर कार्य के आधार पर बात की जाए तो कार्य के आधार पर, आधार भी होता है भाई साहब, अभी कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर अलग अलग होते हैं। कार्य के आधार पर कोशिका, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के, कौन कौन से, संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका। दूसरा होगा आप लोग का, दूसरा होगा सचार्य तंत्रिका कोशिका, सहचार तंत्रिका कोशिका। तीसरा हो जाएगा आप लोग का प्रेरक या चालक, प्रेरक या चालक। तीनों का कार्य क्या होता है, कार्य समझते हैं। कार्य के आधार पर है तो कार्य ही तो करेंगे तीनों, तो कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। इससे पहले आप लोग नहीं, ठीक है, देख लिया जाए, अगर कार्य के आधार पर दिया है तो देख लिया जाए। देखिए संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या करते हैं, तो आपके उद्दीपन, इसलिए हम लोग क्या पढ़ाया था अभी, रिसेप्टर्स पर थोड़ा सा जाएंगे। क्या थे रिसेप्टर्स को याद रखिएगा। रिसेप्टर्स मान लीजिए आप लोग का ये क्या है, कुछ मान लीजिए, हम देखिए यहाँ पर मान लीजिए कुछ गर्म चीज है, हम इसको टच करें, टच किए तो रिसेप्टर्स यानी कि हमारी जो त्वचा है उस मैसेज को तुरंत क्या करेगी, अंदर खींचेगी, तो तंत्रिका तंत्र उसको लेकर जाएगा। तो कौन तंत्रिका तंत्र लेकर जाता है, संवेदी तंत्रिका तंत्र लेकर जाता है। यानी कि जो प्राप्त उद्दीपन है उसको मॉड्यूलस तक, मॉड्यूलस अभी बताया हमने, मॉड्यूलस क्या होता है, तो समन्वय केंद्र, मॉड्यूलस तक ले जाने का कार्य कौन करेगा, तो संवेदी तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्या सुना आप लोगों ने, उद्दीपन को ले जाने का कार्य कौन करेगा, तो ये आप लोग का संवेदी तंत्रिका कोशिका करेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। प्रेरक समझ लीजिए, अभी बाद में इसको सहचार्य को समझते हैं। प्रेरक क्या होता है, तो प्रेरक, अब मान लीजिए हमने हाथ किसी चीज गर्म चीज पर रखा, तो हमको पता चला कि वो गर्म चीज है, मैसेज आया, तो अब हटाना है, हमको हटाना है, तो मॉड्यूलस तक पहले जाएगा ब्रेन तक, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथ को वहां से हटाएंगे। हटाने के लिए ब्रेन से भी तो मैसेज आना चाहिए, तो ब्रेन से मैसेज कौन लाएगा, तो प्रेरक या चालक लेकर आते हैं। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। संवेदी क्या करेगा, मैसेज को ले जाएगा, मैसेज को ले जाएगा, और प्रेरक क्या करेगा, मैसेज को कहेगा तुम ब्रेन के पास से कार्यकारी अंग तक जाओ। कहां जाएगा, कार्यकारी अंग तक जाएगा, यानी कि ये ले जाने का काम करेगा और ये ले आने का काम करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सहचार्य क्या कार्य करता है, तो दोनों में तालमेल बिठाता है। कहता है ये बीच वाला कि हम तुम दोनों के लिए बीच वाले काम करेंगे, यानी कि तुम दोनों अपना काम करो, तुम दोनों के बीच समन्वय कौन बिठाएगा, तो सहचार्य करेगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए बाय द वे कभी इन लोग का बाय डिफॉल्ट झगड़ा हो गया, तो उसको सुलझाने का काम कौन करता है, तो सहचार्य तंत्रिका तंत्र करता है।
ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ले जाने का कार्य संवेदी, ले आने का कार्य प्रेरक, दोनों के बीच तालमेल बिठाएगा कौन? तो आप लोग का सहचार्य कोशिका। इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर देख लिया जाए। संरचना के आधार पर, वैसे आप लोग के 10th के सिलेबस में है नहीं संरचना के आधार पर, लेकिन देख लिया जाए। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर कह सकते हैं 4 हो सकते हैं, 1 2 3 4 पार्ट बांध लीजिए, बांट दीजिए पहले। तो सबसे पहला होगा अध्रुवी, अध्रुवी, एकल ध्रुवी, एकल ध्रुवी, इसके बाद द्विध्रुवी, इसके बाद बहुध्रुवी, बहुध्रुवी। ठीक, इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ये हो गया, क्या हो गया? ये अध्रुवी हो गया, इसमें कोई ध्रुव नहीं है। ठीक, तो इसके बाद एकल ध्रुवी में देख लीजिए, एकल ध्रुवी या कह सकते हैं एकल। ठीक है, एकल में ऐसे एक प्रवर्त निकला जाएगा। क्या समझे आप लोगों ने? एक प्रवर्त ऐसे निकला रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे डेंड्रॉन जब स्ट्रक्चर बनाए थे, बहुत सारे डेंड्रॉन निकले हुए थे ना, तो इसमें केवल एक ही डेंड्रॉन होगा जो एक्सोन का डायरेक्ट काम करेगा। द्विध्रुवी में क्या होंगे? मान लीजिए केंद्रक हो गया, इधर भी एक होगा, इधर भी एक होगा, यानी कि इसमें 2 ही ध्रुव होने वाले हैं। लेकिन बहुध्रुवी में जो हम लोगों में विकसित होता है, ऐसे 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 बहुत सारा ध्रुव होता है। ठीक है, बहुत सारा ध्रुव होता है। ये वाला जो हम लोगों ने अभी बनाया था, अभी जो बनाया था हम लोगों ने वही वाला। ठीक, इसमें बहुत सारे ध्रुव निकले होते हैं, यही क्या कहलाता है? बहुध्रुवी कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ा जाए। संरचना के आधार पर 4 होंगे, कार्य के आधार पर 3 होंगे। ले जाने का काम संवेदी, ले आने का काम प्रेरक, उसके दोनों के बीच तालमेल बिठाएगा तो सहचार्य। संरचना के आधार पर देखिए अध्रुवी, एकल ध्रुवी, द्विध्रुवी, बहुध्रुवी। अध्रुवी में केवल अप्पू नहीं होगा, सॉरी, अध्रुवी में एक को ध्रुव नहीं होगा, एकल में 1 होगा, द्विध्रुवी में 2 होगा, बहु में बहुत खुले होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए रेस करके आगे देखा जाए। आगे क्या होंगे? आगे क्या हो सकता है? चलिए चलिए चलिए, इधर आप लोग का आगे का टॉपिक है तो तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु क्या होता है समझ लीजिए। तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु जो बता रहे हैं आप लोग पेशेंस रख के समझ जाएंगे। अगर इस बार अगर सब बातों को समझ लेते हैं, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तंत्रिका तंतु समझिएगा। तंत्रिका तंतु क्या होगा? तो तंत्रिका तंतु भी 3 प्रकार के होते हैं। वही एक होता है संवेदी तंत्रिका तंतु। तंतु का मतलब क्या होगा? तंत्रिका तंतु का मतलब, तंत्रिका तंतु होगा वही कि बहुत सारे, जब ये लोग जो आप लोग के थे क्या संवेदी तंत्रिका तंत्रिका था ना, वो मिलकर के मान लो एक संवेदी तंत्रिका, फिर एक संवेदी तंत्रिका, फिर एक ऐसे पथ बना देगा। क्या बना देगा? रास्ता बना देगा। यही संवेदी तंत्रिका तंतु कहलाएगा। और जो आप लोग के प्रेरक होंगे, एक प्रेरक, 2 प्रेरक, 3 प्रेरक, बहुत सारे असंख्य प्रेरक रास्ता बना देंगे, वही क्या कहलाएगा? प्रेरक तंत्रिका तंतु कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यानी कि तंतु जो बनाएंगे वो ऐसी रास्ता बना देंगे। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया कि अभी सिनेप्स और डेंड्रॉइड्स जुड़े होते हैं, वो ऐसे तो जुड़े होगा, एक डेंड्रॉइड्स एक सिनेप्स, एक डेंड्रॉइड एक सिनेप्स, एक डेंड्रॉइड एक सिनेप्स। तो ये लोग क्या बना दे रहे हैं? एक रास्ता बना दे रहे हैं, यही तंतु कहलाता है। अब समझ लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा तंत्रिका, सॉरी, संवेदी तंत्रिका तंतु, संवेदी तंत्रिका तंतु, संवेदी तंत्रिका तंतु, तंतु नहीं लिखेंगे, समझ लीजिए तंतु ऐसे बना दिए तंतु। ठीक, और एक होगा आप लोग का प्रेरक तंत्रिका तंतु। तीसरा होगा, नहीं सहचार्य नहीं होगा, मिश्रित तंत्रिका तंतु। ठीक है, 3 होंगे। एक होगा संवेदी तंत्रिका तंतु, प्रेरक तंत्रिका तंतु, और एक होगा मिश्रित तंत्रिका तंतु होगा। देखिए संवेदी तंत्रिका तंतु क्या करेगा? तो सेम कार्य जो कार्य वही संवेदी तंत्रिका कोशिका कर रहा था, यही एक रास्ते के मार्ग से बन जाएंगे, एक रास्ता बना देंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आता है इससे? यानी कि मैसेज को मॉड्यूलस तक ले जाने का कार्य जो होता है, जिस रास्ते से होता है, वही संवेदी तंत्रिका तंतु कहलाता है। जिस रास्ते से, बस इसमें रास्ता जोड़ देना और कुछ नहीं जोड़ना है। प्रेरक तंत्रिका तंतु क्या होगा? तो मॉड्यूलस से कह सकते हैं, मॉड्यूलस से मैसेज को कार्यकारी अंग तक पहुंचाने वाले रास्ते को क्या कहलाएंगे? प्रेरक तंत्रिका तंतु कहलाएंगे। समन्वय केंद्र से कार्यकारी अंग तक मैसेज भेजने के पथ को प्रेरक तंत्रिका तंतु कहते हैं। ठीक है,
क्लियर। मिश्रित क्या होगा, मिश्रित का नाम क्या होता है, मिश्रित जो कुछ मिला दिया जाए, यानी कि मिश्रित तंत्रिका पथ क्या कहलाएंगे, जहां पर संवेदी और प्रेरक दोनों पाए जाते हैं वहां मिश्रित तंत्रिका तंतु होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जल्दी जल्दी बोल दीजिए, क्लियर कर दीजिए, कमेंट में जल्दी जल्दी भरते रहिए कि क्या चीज मतलब और डेवलप करना चाहिए हम लोग को, और क्या चीज कुछ छूटेगी तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, अगले चैप्टर में हम लोग तुरंत बता देंगे उसको। चलिए ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या, तंत्रिका तंत्र के कार्य तो समझ में आ ही रहा है जी, शुरू से ही बता रहे हैं, कार्य तो समझ में आ रहा है, टॉपिक यही है हम लोग का। टॉपिक बनाने का क्या जरूरत था जब हम लोग उसको शुरू से ही करते करते चले आ रहे हैं, तो यही टॉपिक है भाई, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तंत्रिका तंत्र के कार्य ऐसे सुन लीजिए डायरेक्ट क्या होता है। तंत्रिका तंत्र का जो कार्य होता है, शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, बस बात खत्म। नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करेंगे, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए, तंत्रिका तंत्र की कार्यकी यानी कि उसके घटक क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे ये संपन्न होता है। कार्यकी देख लीजिए, तो कार्यकी सब बकवास टॉपिक डाला है, जब आप लोग शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं तो क्या जरूरत है डालने का, चलो ठीक है डाल दिया है। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्राही अंग से मैसेज रिसीव होता है, ठीक है, ग्राही अंग से मैसेज रिसीव होगा, संवेदन पथ होगा एक क्या होगा, संवेदन पथ। रास्ता किस मैसेज, रास्ते किस मतलब किस रास्ते से मैसेज जाएगा, फिर उसके बाद होगा आप लोग का समन्वय केंद्र, समन्वयन केंद्र, समन्वयन केंद्र, समन्वयन केंद्र के बाद हाँ आई थिंक क्लियर हो तो खत्म ही हो गया, प्रेरक पथ, प्रेरक पथ समझ लीजिए, इसको खत्म हो जाएगा। ग्राही अंग मैसेज को क्या करेंगे भाई साहब, तो ये मैसेज को रिसीव करेंगे, रिसीव करेंगे, पूरा कार्यकी देख लीजिए कैसे कैसे नियंत्रण होता है। रिसीव करेगा मैसेज को, संवेदन पथ क्या करेगा भाई साहब, मैसेज को कहां भेजेगा, कहां भेजेगा जी, समन्वय केंद्र तक भेजेगा, समझ में आ गया। इसमें कार्य करता है आप लोग का संवेदी तंत्रिका तंतु, वही तो काम करेगा, इसमें वही काम करता है। यहाँ मॉडुलस केंद्र तक आएगा, मॉडुलस केंद्र जो अपना काम करेगा, मॉडुलस केंद्र मतलब समन्वय केंद्र, ब्रेन या मस्तिष्क या मेरुरज्जु, लिख दे रहे हैं मस्तिष्क या मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुरज्जु। मैसेज तो ये लोग बनाएंगे कुछ, अब कैसी जाएगा, तो प्रेरक पथ से जाएगा, यानी कि प्रेरक तंतु, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इतना तो क्लियर हो गया। कार्यकी यही होता है कि ग्राही अंग प्राप्त करेगा, संवेदी पथ से जाएगा, समन्वय केंद्र में कुछ बनेगा मैसेज। मान लीजिए आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, आपको एक फाइट मारा, तो एक फाइट मारेगा, तुरंत संवेदी अंग प्राप्त करेगा उसको, संवेदन पथ से मैसेज जाएगा कि तुम कोई मार रहा है, मारेगा तो दिमाग कहेगा मारना है कि भागना है, कौन बताएगा, समन्वय बताएगा। अगर वो आपसे कमजोर है तो आप जड़ दोगे एक फाइट, अगर आपसे हुष्ट पुष्ट है तो वहां से भाग जाना ही अच्छी बात है। तो क्या होगा, समन्वय केंद्र बताएगा आप लोग को यहाँ से भागना है कि मारना है, उसको मार दोगे अगर तो यही प्रेरक पथ काम करेंगे, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा, आगे देखा जाए। इन लोग को पूरा खत्म करना ना, इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं। सब कुछ समझ में आ गया, चलिए ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो, इतना समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। अब मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, अभी तो ये सब तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, अब मनुष्य का भी तंत्रिका तंत्र हम लोग को क्या करना है भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर है तो मनुष्य के बारे में पढ़ लेते हैं। अरे अपने बारे में पढ़ने में क्या दिक्कत है जी, मनुष्य के बारे में ह्यूमंस से लिख दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत। इनके तंत्रिका तंत्र में क्या कार्य होता है, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया, और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें देखेंगे क्या क्या आते हैं, तो इसमें आप लोग क्या आएंगे, ब्रेन, देखिए अब ब्रेन के बारे में मजा आएगा पढ़ने में, ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क, मेरुरज्जु खत्म हो गया। परिधीय तंत्रिका तंत्र में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, तो निकलेंगे 21 जोड़ी, और उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ेंगे अगर स्वायत्त तंत्रिका तो अनुकंपी और परानुकंपी होगा, अनुकंपी और परानुकंपी,
परानुकंपी। परिधीय तंत्रिका में आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, यानी कि जो ब्रेन और मस्तिष्क से जो निकले होते हैं प्रवर्ध छोटे छोटे, वही परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हम लोग को पढ़ना होता है। ब्रेन से निकलते हैं आप लोग के तो 31 जोड़ी निकलता है स्पाइनल कॉर्ड से, और इसके इससे कितना निकलता है तो 21 नहीं सॉरी मैं भी बता रहे थे, ध्यान दीजिए। अभी इसको भी हम लोग को पढ़ना है, अभी थोड़ा दिमाग में आ नहीं रहा, अभी क्लियर करते हैं उसको। इस ब्रेन के बारे में देखेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे। चलिए आगे देख लिया जाए जल्दी जल्दी से क्या होगा। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में सबसे पढ़ने पड़े, ब्रेन के बारे में पढ़ लिया जाए। ब्रेन, चलिए ब्रेन 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 के बारे में देख लिया जाए। ब्रेन बहुत मजेदार चीज है। ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया। किसमें किसमें भाई साहब, किसमें किसमें? तो ब्रेन को 3 पार्ट में बांट दिया गया। फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, मिडिल ब्रेन को क्या कहते हैं हिंदी में? मध्य मस्तिष्क। और हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। अब इसके भी पार्ट होंगे, इनका पार्ट तो भाई साहब 3 पार्ट होता है। पहला हो जाएगा आप लोग का प्रेमस्तिष्क या सेरेब्रम। इंग्लिश में लिखना आसान होता है इसलिए इंग्लिश में लिख रहा है, लेकिन बोलेंगे तो दोनों लैंग्वेज में। सेरेब्रम क्या होगा आप लोग का? प्रेमस्तिष्क हो गया। उसके बाद डाइनसिफिलॉन, हाँ ठीक है, डाइनसिफिलॉन को भी 3 पार्ट होते हैं, अभी उसको भी क्लियर करने वाले। एक होता है आप लोग का यहाँ पर क्या होगा तो ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक, ऑल्फैक्टरी लोब। इसका क्या होगा तो इसका होता है कारपोरा, पहला होता है कारपोरा। इसका भी 2 पार्ट होता है। ओहो, कारपोरा क्वार्डी जर्मीना, एक होता है क्रूरा सेरेब्राई, ठीक क्या? एक कारपोरा क्वार्डी जर्मीना और दूसरा होता है क्रूरा सेरेब्राई। और इसके भी कितने पार्ट? इसके भी 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है तो सेरेबेलम, दूसरा सबसे बड़ा पार्ट। सेरेबेलम के बाद होगा आप लोग का मेडुला ऑब्लंगेटा, बहुत मजेदार चीज है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तीसरा क्या होगा? पोन्स, ठीक। पहला क्या होगा भाई साहब? सेरेब्रम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसी पे चार्ट पे सब कुछ खत्म होने वाला है। इसका भी 3 पार्ट होता है। इपिथैलेमस, ठीक, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इतना पार्ट होता है भाई साहब, ठीक है। इतना पार्ट होता है आप लोग के ब्रेन का मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से, आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सेरेब्रम के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। यह पूरे ब्रेन का 2/3 भाग बनाता है, यानी कि सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रेमस्तिष्क। सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो एक तरीका लिख सकते हैं आप लोग, या बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। इसमें ज्यादा क्या होता है तो स्पर्श करने की शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति होती है। सब यही कौन कंट्रोल करता है आप लोग का? सेरेब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। डाइनसिफिलॉन देखिए, बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा केंद्र जो होता है, सोचना, चेतना करना, सपनों को याद करना, आपके जो एग्जाम में मतलब टेंशन लेना, सब किस पे निर्भर है? डाइनसिफिलॉन पर। इसके 3 भाग होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसी में पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में भी आप लोग पढ़ने वाले हैं। इसी डाइनसिफिलॉन में पाई जाती है, जिसके हाइपोथैलेमस में वो होता है, ठीक है। तो एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तीनों क्या करेंगे? मिल करके डाइनसिफिलॉन बनाएंगे। डाइनसिफिलॉन क्या करेगा? आप लोग का सोचने का शक्ति बढ़ाएगा, चेतना का शक्ति बढ़ाएगा, बुद्धिमत्ता का केंद्र है, सब कुछ का केंद्र यही होता है। ऑल्फैक्टरी लूप क्या करता है? ऑल्फैक्टरी लूप भाई साहब आप लोग की जो सूंघने की शक्ति बढ़ाएगी, सूंघेंगे जो आप लोग, उसी को क्या कहलेंगे? घ्राण पिंड। इसको हिंदी में घ्राण पिंड कहते हैं।
यही कुत्ते में विकसित होता है ज्यादा, शार्क में विकसित होता है ज्यादा, जिससे वो लोग दूर से ही समझ जाते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, तो कुत्ता देखते हैं, सुनते बहुत चीज जान जाता है कि यहाँ पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा। तो कुत्तों में सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, जो यही अल्फैक्टरी लोब कंट्रोल करता है। कर्पोरा क्वाड्रिसेप्स और कुर्रा सेरेब्राई, ये मिडिल पार्ट क्या करेगा, तो मिडिल पार्ट मिडल है, तो मिडिल का काम ही करेगा, यानी कि यह आप लोग का कार्य करता है। ये भी कंट्रोल करेगा आप लोग का, थोड़ा सा क्या कंट्रोल करेगा, सुनने की शक्ति कंट्रोल करेगा, जो सुनेंगे वो कंट्रोल करेगा, देखेंगे वही कंट्रोल करता है कौन, तो आप लोग का ये मिडिल ब्रेन करता है। तो इसको भी ऐसे उसी का पार्ट है, तो ये भी वही दोनों काम करेंगे। क्या कार्य करेंगे, इसका एकदम डिटेल में लाएंगे, एकदम डिटेल्स में, ब्रेन को डिटेल्स में। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, तो इसको डिटेल्स में नहीं जानेंगे, बस ऊपर ऊपर क्या करेंगे, समझ लेंगे। आप लोग किताब को एक बार पढ़ दीजिएगा। तो ये सुनने का क्या करेगा, देखने का काम करेगा। सेरिबेलम ये भी पूरे ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है, पूरे ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है भाई साहब। देखिए इसमें आप लोग के पता नहीं किसे दिया है, तो सेरिबेलम बेलम यानी कि ये दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है, और ये भी क्या कंट्रोल करता है, तो बुद्धि थोड़ा बहुत काम करता है। उसके बाद आप लोग जो क्या करेंगे, किसी चीज को देखेंगे तो ये भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर ही लेता है। ठीक है, क्या करेगा, कंट्रोल कर देगा। मिडल ऑब्लंगेटा आप लोग का ताप नियंत्रण करेगा, आपके बॉडी का नियंत्रण करेगा, आपके रक्त का नियंत्रण करेगा, बॉडी में कितना टेम्परेचर होना चाहिए इसका नियंत्रण करता है। पोन्स सबसे छोटा, हम पोन्स सबसे छोटा नहीं कह सकते, पोन्स जो सबसे नीचे वाला भाग होता है यहाँ पर, वही पोन्स होता है। ये भी थोड़ा बहुत इसी का हेल्प कर देता है, किसका, मिडल ऑब्लंगेटा का। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को डिटेल्स में जानना है तो डिटेल्स में हम वीडियो लाएंगे अभी बहुत जल्दी, उसके देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना जरूरी है हम लोग को। अब देखिए थोड़ा सा देख लिया जाए प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। ये क्लियर होने खत्म होने के बाद पूरा खत्म है, लेकिन यार ठीक है अभी हम लोग को बचा है ना, वो मेरुरज्जु के बारे में पढ़ना है ना, तो मेरुरज्जु के बारे में पढ़ लिया जाता है। थोड़ा सा मेरुरज्जु के बारे में पढ़ लिया जाए पहले। मेरुरज्जु तो सीएनएस का दूसरा पार्ट क्या था, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये तो भाई साहब क्लियर हो गया थोड़ा बहुत। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जान लिया जाए, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे होगा, आप लोग बनाने तो हमको आता नहीं है, आता तो नहीं हमको बनाने, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ऐसे होगा, ऐसे रहेगा। उसी में से प्रवर्ध निकले होंगे, प्रवर्ध निकले होंगे बहुत सारे, प्रवर्ध निकले होंगे बहुत सारे। इसमें से 31 जोड़ी प्रवर्ध निकलते हैं। कितने, 31 जोड़ी प्रवर्ध निकले होते हैं, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है, इतना क्लियर हो गया है मेरुरज्जु के बारे में। ये देखिए इसमें छोटा छोटा ऐसे पाया जाता है, इसी के अंदर क्या होता है, मेरुरज्जु स्थित होता है भाई साहब। ठीक है, देखिए जो शुरू के ऐसे जो प्रवर्ध निकले होते हैं उसको परिधीय तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे। लेकिन यह क्या करेगा, जब आप लोग देखते होंगे कि आप लोग का बहुत गहरी चिंता कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो आपका बॉडी जो होता है रेस्ट पोजीशन में चला जाता है, तो आपके बॉडी का नियंत्रण कौन करता है, तो मेरुरज्जु ही करता है। यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में जब आपका ब्रेन कुछ सोचने लगता है, फिर गहन विचार करता है, तो बॉडी का कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो देखते होंगे आप लोग जब कुछ ध्यान से सोच रहे हैं, आपका दोस्त समय से हु करके डरा दिया, आप एकदम डर जाते हो, अंदर से चौंक जाते हो, तो क्यों ऐसा होता है, तो ब्रेन तो भाई साहब विकसित पार्ट है, ये तो कर लेता है सब कुछ, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को इतना शक्ति थोड़ी ना प्राप्त है कि आपके बॉडी का कंट्रोल करेगा। जब आप कुछ सोचते हैं तो आपके बॉडी का पूरा दामोदार यानी कि पूरा नियंत्रण किसके ऊपर आ जाता है, तो इसी भाई साहब के ऊपर आता है। जब इनके ऊपर आ जाता है तो ये कहते हैं हम तो सोच रहे हैं भाई, बस अचानक से कुछ डरा देगा तो ये तुरंत डर जाता है, कौन, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत कहेगा तुम अपना कमांड संभालो भाई, पता नहीं कौन आ गया। तो इस सबको नहीं पहचान पाता स्पाइनल कॉर्ड, तो आप ब्रेन के पास जाएगा मैसेज, ब्रेन देखेगा अरे ये तो हमारा संगरिया हमारा दोस्त है, तो ब्रेन कहेगा ठंडा कूल ये कुछ नहीं करेगा, अपना ही दोस्त है। तो स्पाइनल कॉर्ड उतना विकसित नहीं हो पाता है, इसके कारण आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी सोचते वक्त होश से करते हैं तो डर जाते हैं। यही होता है आप लोग का क्या, मेरुरज्जु, ये भी नियंत्रण केंद्र होता है, समन्वय केंद्र होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या, तो आगे देखने के लिए मेरुरज्जु का कार्य क्या हो सकता है, तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है।
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, यानी कि तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन को देगा, तुरंत रिफ्लेक्स। मान लीजिए चलते 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 कील पर पैर पड़ा, अब जब तक पार्ट ब्रेन तक जाएगा, मैसेज सोचेगा ब्रेन क्या करना है, तब तक तो स्पाइनल को तुरंत छेद देगा। देखिए पीछे से स्पाइनल कॉर्ड तुरंत नियंत्रण, तुरंत क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगा, हटाओ पहले, फिर ब्रेन से जाना पूछ ले। मान लीजिए आपके घर में छोटा मोटा, जब आपकी मम्मी जो कुछ कार्य करती है, सब काम मम्मी तो नहीं कर सकती बिना पिताजी से पूछे, यानी कि बिना आपके पापा से पूछे, लेकिन छोटे मोटे कार्य आपकी मम्मी ही निपटा देती है घर का। तो छोटे मोटे कार्य के लिए कौन होता है, तो यही भाई साहब होते हैं। मान लीजिए चलते चलते आप ऐसे रखती हैं हम किसी गर्म चीज पर हाथ, तो जब तक ब्रेन के पास मैसेज जाएगा तब तक तो देर हो चुका, जल जाएगा, तुरंत सर तुरंत हटाओ पहले, बाद में देखा जाएगा। इन सबको नियंत्रण कौन करता है, तो ये आप लोग का मेरुरज्जु करता है, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का, रिफ्लेक्स एक्शन का रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है, तो ये आप लोग का मेरुरज्जु ही करता है, ठीक है। चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो आप लोग को अनैच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण करेगा। देखिए अब देख लिया जाए प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, उसके बाद क्लियर हो जाए, खत्म हो जाएगा। प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया के बाद